हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द लाइव क्लास, तो जो लाइव क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, सो क्विकली कंफर्म करें योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इज एक्सेसिबल टू यू। So do it quickly so that we can start. जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा ये सेशन एक स्पेशल सेशन है, यानी अक्टूबर 23 एग्ज़ाम के लिए हम प्रेपरेशन कैसे करें, तो इसके ऊपर आपको कंप्लीट गाइडेंस हम अवेलेबल करवाएंगे इस सेशन के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन का डिस्कशन। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है, द फर्स्ट एग्जाम अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सिलेबस इट वाज हेल्ड इन मई 2023। मई 2023 के अंदर ऑलरेडी फर्स्ट एग्जाम हो चुका है अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड सिलेबस। रिवाइज्ड सिलेबस में वी हैव 4 पेपर्स। तो प्रीवियसली देयर वर 3 पेपर्स, तो अब इंक्रीज हो गए हैं ये 4 पेपर्स। उनकी जानकारी के लिए जो ऑलरेडी जेईबी में अपीयर नहीं हो चुके हैं। सो अगर नंबर ऑफ पेपर हैज़ इंक्रीज टू 4 फ्रॉम 3, तो इट मीन्स दैट नाउ वी हैव टू स्पेंड मोर टाइम एंड मोर एफर्ट। तो अब हमें ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफर्ट स्पेंड करना पड़ेगा टू कवर 4th पेपर एज वेल। तो यानी अब हमें पहले से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। Now we shall be needing more time। तो ये आपके 4 पेपर्स हैं और ये 4 के 4 ही कंपलसरी पेपर्स हैं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। सो सभी स्टूडेंट्स को ये 4 पेपर्स में अपीयर होके इनको पास करना पड़ेगा। तो कौन कौन से ये 4 पेपर्स हैं? तो इन पेपर्स में हमारे पास पहले है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फिर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, और फिर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इनके अंदर 2 पेपर्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पहले से आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस में भी अवेलेबल है। हालांकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ मॉड्यूल्स का चेंज किया गया है। रिटेल बैंकिंग प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ CIIB, और रिटेल बैंकिंग में अब वेल्थ मैनेजमेंट को भी ऐड कर दिया है। और इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये ऑल टुगेदर हमारे लिए एक नया पेपर है। तो ये ब्रॉडली रिगार्डिंग दीज 4 पेपर्स है। सो जैसा मैंने कहा, इंडियन इकोनॉमी पेपर ये नया ऐड हुआ है और इसमें क्विक अपडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पर्टिकुलरली जो डेटा इकोनॉमी को रिलेट करता है, वो डेटा ऑलवेज आपको लेटेस्ट डेटा सर्च करके गूगल से देखना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम, क्योंकि ये डेटा काफ़ी क्विकली चेंज होता है। Retail banking paper was in CIB and now wealth management has also been added to that। तो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी है। टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट, ये ऐड किया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू बैंकर एक नए मॉड्यूल की फॉर्म में। तो पहले भी 4 मॉड्यूल थे, अब भी इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स हैं। तो पहले जो बैंकिंग ऑपरेशंस का मॉड्यूल था, प्राइमरली जो ऑपरेशंस को रिलेट करता था, अब वो मेनली पार्ट बन गया है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। यानी अकाउंटिंग के पेपर में से एक मॉड्यूल को निकाल के ऑपरेशनल बैंकिंग को उसको डाल दिया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के अंदर। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में चौथे मॉड्यूल के तौर के ऊपर टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट ऐड किया गया है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के अंदर लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, जो JIB का एक पेपर हुआ करता था, तो उसमें काफ़ी सारे एक्ट्स थे, अलग अलग लॉज थे,
उनमें से ज़्यादातर एक्ट्स को अब प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के पेपर में इंक्लूड कर लिया गया है। यानी जो पीपीबी का पेपर है ये काफ़ी लेंथी पेपर है, ऑलमोस्ट आपकी जो बुक भी है तो दैट रन्स इनटू ऑलमोस्ट 1000 पेजेस। सो न्यू थिंग्स हैव बीन एडेड व्हेन वी सी द मॉड्यूल वाइज डिटेल्स। अब स्टूडेंट्स का फीडबैक, और फीडबैक से पहले नेगेटिव मार्किंग के बारे में रूल क्या है। जब नया सिलेबस एक्टिवेट किया गया था, रिलीज किया गया था, इट वाज इंडिकेटेड दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, लेकिन लेटर ऑन नेगेटिव मार्किंग को विड्रॉ कर लिया गया। यानी प्रेजेंटली द सिचुएशन इज कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग बिकॉज दैट रूल हैज बीन विड्रॉन बाय IIBF। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के फीडबैक की। ये फीडबैक उन स्टूडेंट्स का है जो मई 2023 एग्जाम के अंदर अपीयर हुए। तो इस फीडबैक के अंदर क्या है? पहला पॉइंट, सो दोज हु स्पेंट प्रॉपर टाइम दे पास्ड एग्जाम इन ए सिंगल अटेम्प्ट। जो स्टूडेंट्स ने ऑन टाइम स्टडी इसका शुरू किया उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सिंगल अटेम्प्ट में इन 4 पेपर्स को पास किया। यानी इन 4 पेपर्स को पास करने की जो पॉसिबिलिटी है वो सभी स्टूडेंट्स के साथ लाई करती है, प्रोवाइडेड दे स्पेंट प्रॉपर टाइम एंड दे स्टार्ट प्रेपरेशन ऑन टाइम। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, many students took benefit of grace mark system to get through the exam। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेस मार्क्स सिस्टम का बेनिफिट लिया एंड दे गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। यानी पास होने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फेल होने वाले उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और क्वेश्चन अराइज करता है कि हम आने वाले एग्ज़ाम में किस कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं, पास होने वाले कैंडिडेट्स में या फेल होने वाले कैंडिडेट्स के अंदर। ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट यही चाहेगा कि वो पास होने वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाए। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पूरा सिस्टम ऑफ JIB पेपर्स। तो चलिए अब उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये रहा आपका मॉड्यूल वाइज सिलेबस ऑफ डिफरेंट पेपर्स। तो पहला पेपर आपका है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं ये जानकारी उनके लिए शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार अपीयर हो रहे होंगे या वो रिवाइज्ड सिलेबस में पहली बार अपीयर हो रहे होंगे तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। PPB सेकेंड पेपर है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड पेपर है एंड फोर्थ पेपर हमारे पास है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अब पेपर 1 में हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है। तो इसमें ब्रॉडली इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल करवाई है। ये वो मॉड्यूल है जहाँ पे क्विक अपडेट्स की ज़रूरत आपको ऑलवेज पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किताब के अंदर या वीडियो लेसन के अंदर कुछ भी दिया हो तो आपने गूगल सर्च के साथ उस डेटा को ज़रूर आपने अपडेट कर लेना है। इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, इसमें आपको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स मिलेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आमतौर के ऊपर +2 जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके लेवल की ब्रॉडली ये इकोनॉमिक्स है। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स को नहीं किया तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाने की ज़रूरत है। इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, तो इसके अंदर हमें बेसिक जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कौन सी इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा हैं
उनका डिटेल इसके अंदर आपको मिलेगा। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये क्वाइट लेंदी है, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो हमें मेमोराइज करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक मॉड्यूल है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ऐसी प्रोडक्ट्स जो बैंक में आप बहुत यूज़ नहीं करते हैं ब्रांचों के अंदर, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम में इन प्रोडक्ट्स को बहुत यूज़ किया जाता है। सो कुल मिला के पेपर 1 के बारे में हम कह सकते हैं कि ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी हम इसको नहीं कह सकते। नाउ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, सो इसमें जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस पार्ट है, फिर लेंडिंग ऑपरेशंस हैं, फिर बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, और लास्ट में एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो इसमें पहले दो जो मॉड्यूल्स हैं ये ज़्यादातर आप में से डे टू डे बैंकिंग में स्टूडेंट्स ने किए होंगे, लेकिन यहाँ पे इनके जो फाइन पॉइंट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से करने होते हैं। देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, देन बी मॉड्यूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग सिस्टम्स, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 3 मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट पहले से ही इस पेपर में अवेलेबल थे, और चौथा मॉड्यूल टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट का ऐड किया गया है। जो स्टूडेंट्स की कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको कुछ एडवांटेज मिल जाता है इस पेपर के अंदर, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो उसको नहीं कर सकते, वो भी आसानी से कर सकते हैं। द ओनली थिंग दे हैव टू स्पेंड लिटिल एक्स्ट्रा टाइम। और 4th पेपर ये हमारा CIB से इसके अंदर GIB में इंक्लूड किया गया है। तो इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग, रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, सपोर्ट सर्विसेज जिसमें मार्केटिंग है, एंड देन वेल्थ मैनेजमेंट। इन पहले 2 मॉड्यूल्स के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम डे टू डे बैंकिंग में भी यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के ये पेपर GIB में परहैप्स जो सबसे आसान पेपर हैं, तो उसमें आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर है, प्रोवाइडेड आपने सिस्टेमेटिक वे में स्टडी किया हो। अब इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम कुछ और इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए। सो आपको जो डिटेल्ड सिलेबस है आपके पेपर्स का, उसको एक बार ज़रूर स्टडी करना चाहिए कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो उसमें फाइनल पॉइंट्स क्या क्या इंक्लूडेड हैं, तो ये अवेलेबल होगा आपको IIBF की वेबसाइट के ऊपर। तो IIBF की वेबसाइट के ऊपर आप जो उनका एग्जामिनेशन सेशन है, एग्जामिनेशन सेक्शन है, उसमें जाकर के आप फ्लैगशिप कोर्सेज में चले जाइए। तो फ्लैगशिप कोर्सेज में आपको JIB सेक्शन मिल जाएगा। तो उसके अंदर ही आपको रूल्स एंड डिटेल्ड सिलेबस अवेलेबल हो जाएगा, जो जनवरी 2023 में रिलीज़ किया गया था नई बुक्स के साथ। सो नई बुक्स जनवरी 2023 और कुछ फरवरी 2023 में रिलीज़ की थी IIBF ने। अब हमने सारा प्रेपरेशन इन नई बुक्स के मुताबिक ही करना है। सो पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स की अक्सर ईमेल्स आती रहती हैं, कन्फ्यूजन्स है लोगों के माइंड में। तो उस कन्फ्यूजन्स को हम अच्छे से रिमूव कर लेते हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया में हमारे पास 2 ऑप्शंस रहती हैं। ऑप्शन 1, मिनिमम मार्क्स फॉर एवरी पेपर विच वी हैव टू स्कोर इज 50। सो हर एक पेपर में हमें आउट ऑफ 100 मार्क्स कम से कम 50 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो हमारे पास 4 पेपर्स हैं, तो हमने हर पेपर में 50 मार्क्स हर हाल में स्कोर करने हैं। लेकिन जो अल्टरनेटिव क्राइटेरिया है, जिसको हम ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया भी कहते हैं, तो अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करें तो भी आप पास डिक्लेयर कर दिए जाएंगे।
तो ये ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, इसको भी ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें। सो आपके 4 पेपर्स हैं, लेट अस से अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नंबर 1, और 50 मार्क्स आपने कम से कम स्कोर करने हैं हर पेपर के अंदर। सो दैट मीन अगर आप ए कैटेगरी को फॉलो करते हैं तो आपके कम से कम 200 मार्क्स होने चाहिए और हर पेपर में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। लेकिन हमें एक ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। अगर हमारे टोटल मार्क्स 200 बनते हैं और मिनिमम 45 लेते हैं हम ईच पेपर के अंदर, दोनों ही कंडीशन, ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए कि हर एक पेपर में कम से कम हमारे 45 मार्क्स हों। सेकेंडली, टोटल हमारा जो एग्रीगेट है वो 200 हो, यानी किसी पेपर में आपके 50 आ गए, किसी में 46 आ गए, किसी में 60 आ गए, लाइक दैट। और एक कंडीशन इसमें और ऐड होती है। तो ये जो ग्रेस मार्क्स वाला क्राइटेरिया है, इसमें आप सिंगल अटेम्प्ट में ये स्कोर ले रहे हो, यानी आपके पास टोटल मिला के 5 अटेम्प्ट्स होती हैं। सो पहले अटेम्प्ट में आप बैठे, कोई भी पेपर आपने पास नहीं किया। दूसरी अटेम्प्ट में आप बैठे, उसमें आपने 2 पेपर्स पास कर लिए। तो अब आपको ग्रेस मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया बी वाला, ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो ये अवेलेबल किन स्टूडेंट्स के है? लेट अस से यहाँ पे भी उसका स्टूडेंट का कोई पेपर पास नहीं हुआ। अब हम तीसरी बार में बैठे और तीसरी बार में हमने ऑल 4 पेपर्स में बैठे हम, और सभी पेपर में हमने टोटल 200 का स्कोर ले लिया। लेकिन किसी पेपर में 46 हैं, किसी पेपर में 49 है, किसी पेपर में 58 हैं, किसी पेपर में हमारे 54 हैं, यानी ये 200 को क्रॉस कर जाएगा आपका टोटल। और अगर आपका टोटल 200 को क्रॉस करता है और कम से कम हर पेपर में 45 मार्क्स आते हैं, तो देन यू विल बी डिक्लेयर्ड पास। तो आई होप दिस क्राइटेरिया विल बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप IIFBF को, इनके रूल्स को ध्यान से पढ़ सकते हैं, या एक्सट्रीम केसेस में यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑल्सो। तो अब पासिंग क्राइटेरिया के बाद अगले पार्ट में चलते हैं। टाइम लिमिट आपके पास कितना होगा? सो JEE एग्ज़ाम में एक बार जब आप एप्लीकेशन डाल देते हैं फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको मिलेंगे 3 साल। ये केयरफुली नोट करने वाली बात है। और इन 3 साल में हाफ ईयरली एग्जाम होने हैं, लेकिन आपको 5 अटेम्प्ट्स परमिट की जाएंगी इन 3 साल के अंदर, एक टर्म के अंदर। तो 3 साल का टोटल टर्म है, उस टर्म के अंदर हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर एग्जाम होते हैं, लेकिन आपको 6 एग्जाम नहीं दिए जाएंगे, उसमें आपको 5 एग्जाम अवेलेबल होंगे, 5 अटेम्प्ट्स आपको अवेलेबल होंगी। तो आप पेपर में अपीयर हों या पेपर में अपीयर ना हो, तो आपकी जो अटेम्प्ट्स का काउंटिंग है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से शुरू हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। इसीलिए बीच में अगर आप किसी पेपर अपीयर नहीं भी होते तो वो भी आपकी अटेम्प्ट काउंट की जाएगी। तो आई एम श्योर ये जो आपका टाइम लिमिट है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे फीस की। तो फीस अभी मैं आपको बताता हूँ कितनी फीस बनती है। सो फीस जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर होंगे तो फीस आपकी रहेगी 4000 रुपीज़, और सेकंड अटेम्प्ट में आपको देने पड़ेंगे 1300, तो थर्ड में अगेन 1300, फोर्थ में अगेन 1300, फिफ्थ में अगेन 1300। तो ये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं आपके लिए। तो जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास होने में डिले होती जाएगी, वैसे वैसे आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये पोजीशन थी आपकी फ़ीस की। तो अब हम अगले पार्ट की बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आपके अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए ये शुरू होगी 1 अगस्त।
सो 1 अगस्त ऑनवर्ड्स आप नॉर्मल फ़ी पे करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आपका डिले होता है फॉर 1 वीक तो फिर आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी ₹100, और अगर 1 वीक और एक्स्ट्रा हो जाता है डिले तो फिर आपको ₹200 नॉर्मल फीस से ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन का आपने ध्यान रखना है, इट मस्ट बी टेकिंग प्लेस ऑन टाइम। ये रजिस्ट्रेशन आपकी ऑन टाइम हो जानी चाहिए। नौ, एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है, इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम है। सो इस एग्ज़ाम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका नंबर 100 से लेके 120, इट कुड बी एनीथिंग। दोस्तों नॉर्मली इट इज़ अराउंड 100 बट इट कैन बी मोर देन 100 ऑल्सो इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब एग्जामिनेशन का फोकस कहाँ पे होना चाहिए, आपकी जो प्रेपरेशन है उसका फोकस कहाँ होगा, तो इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है। एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारा इस एग्ज़ाम को देते समय लेवल ऑफ नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आपने क्रैम किया है, रट्टा मारा है। एग्जामिनर चाहता है कि इसका नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर कहता है कि आपने इस नॉलेज को अपनी डे टू डे जो बैंकिंग रूटीन है, जो आप बैंकिंग डे टू डे बेसिस के ऊपर करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और उसी कारण आपका बैंक आपको इंक्रीमेंट प्रोवाइड करता है। तो एग्जामिनर का जो रिक्वायरमेंट है वो पहला है नॉलेज पार्ट। नॉट ओनली दैट, जो नॉलेज आपने ग्रहण किया, जो आपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया, वो कॉन्सेप्ट में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि डे टू डे वर्क करते समय आप कंफ्यूज ना रहें। तो रूल्स रेगुलेशंस आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। सो नॉट ओनली दैट, एग्जामिनर जो तीसरा पार्ट चाहता है वो ये चाहता है कि जो रूल्स रेगुलेशंस आपने सीखे हैं, जो नॉलेज आपने अक्वायर किया है, कहाँ तक आप उसको यूज़ कर सकते हो डे टू डे बैंकिंग के अंदर, यानी उसको हमें यूज़ भी करना आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा पार्ट डीप चला जाता है। तो जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में, इन तीनों एस्पेक्ट को सामने रखा जाएगा। यानी पेपर में जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल होगा, सो कुछ क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्ट लेवल होगा वो लो होगा, कुछ क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्ट लेवल मीडियम होगा, और कुछ क्वेश्चंस का डिफ़िकल्ट लेवल हाई होगा। तो आपने जो प्रेपरेशन करनी है वो हाई लेवल डिफ़िकल्टी को लेके अपने फोकस में रखना है। अब एक पार्ट इसके अंदर हम और देख लेते हैं, आपकी एग्जामिनेशन की शेड्यूल क्या रहेगी। सो आपका ये एग्ज़ाम कौन कौन सी डेट को होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 8th of October। तो पहले ये एग्ज़ाम नवंबर में हुआ करते थे, लेकिन इस बार आपका ये एग्ज़ाम 8th अक्टूबर को शुरू होने जा रहा है। सो ये एग्ज़ाम आपका इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। फिर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ये एग्ज़ाम आपका होगा 14th of October को। तो यहाँ आपके पास 1 वीक का टाइम होगा रिवीजन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका एग्ज़ाम 15th को होगा, यानी नेक्स्ट डे। तो वर्चुअली आपके पास यहाँ रिवीजन के लिए नो टाइम इज़ अवेलेबल। तो आपको प्रेपरेशन इस हिसाब से करना है कि अकाउंट्स के पेपर के लिए आपके पास रिवीजन का समय नहीं होगा, या यूं कहें कि हमारे पास प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इनके रिवीजन करने के लिए ऑलमोस्ट 7 डेज़ का कंबाइंड टाइम अवेलेबल, 6 डेज़ का कंबाइंड टाइम अवेलेबल रहेगा। सो 6 दिन का टाइम आपके पास अवेलेबल रहने वाला है, यानी 3 दिन का रिवीजन का टाइम आपके पास इन 2 पेपर्स में अवेलेबल है। रिटेल बैंकिंग के लिए क्योंकि ये 1 हफ्ते के बाद होना है, सो 1 फुल वीक विल बी अवेलेबल विद अस। तो ये रहा आपके एग्ज़ाम की पोजीशन। अब आपको इस सभी कुछ के लिए
प्रिपेयर आपको कैसे अपने आप को करना है? हमने प्रिपेयर इस प्रकार से करना है दैट वी मस्ट बी पासिंग द एग्जाम इन वन प्रेपरेशन। सो हमें एक पेपर का प्रेपरेशन एक बार करना पड़े और हम पास हो जाएं। तो इसके लिए पॉसिबली क्या क्या टिप्स हो सकते हैं? सो लेट अस नाउ स्टार्ट दैट पार्ट। So first, so you have to start on time. You have to study regularly. You have to study every day. तो आपको ऑन टाइम स्टडी शुरू करनी पड़ेगी। हमें ये वेट नहीं करनी है कि अभी तो पेपर में बहुत टाइम है तो हम आराम से कर लेंगे, या अभी तो रजिस्ट्रेशन का डेट भी नहीं आया है। तो आपको वो डेट्स को वेट नहीं करना है। यू मस्ट स्टार्ट ऑन टाइम। और टाइम कितना चाहिए आपको वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। स्टडी आपने रेगुलरली करनी है। किसी भी दिन आपने स्टडी को मिस नहीं करना है। वो जो एक रेगुलरिटी है स्टडी की, वो आपकी ऑलवेज बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उसका एडवांटेज आपको बहुत मिलने वाला है। सो अगर किसी दिन आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, हाफ एन आवर लगा सकते तो हाफ एन आवर लगाइए, और किसी दिन अगर आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं तो ज़्यादा टाइम लगाइए। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप स्टडी नहीं कर रहे होंगे। अब आपको टाइम कितना स्पेंड करना होगा? अगर आपको ऑल द 4 पेपर्स को एक अटेम्प्ट में पास करना है तो कम से कम आपको 4 से 5 महीने का स्टडी चाहिए। और एवरेज टाइम आपने पर डे कितना लगाना है? तो आपका जो एवरेज टाइम है पर डे वो रहेगा 4 आवर्स के आसपास का। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो एक ही बार में सभी पेपर्स को पास करना चाहते हैं। अब एवरेज टाइम जो 4 आवर्स की हम बात कर रहे हैं और 4 to 5 मंथ्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है, जो उस समय आप ध्यान केंद्रित करेंगे स्टडी के ऊपर, वो 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए। सो आपका रिजल्ट क्या तय करेगी कि आप टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं और कंसंट्रेशन लेवल आपका कितना है। सो टाइम मल्टीप्लाइड विद कंसंट्रेशन, तो वो आपको रिजल्ट देगा। यानी जिस समय आप स्टडी कर रहे हो तो यू आर टोटली फोकस्ड ऑन स्टडीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ये आपको कितने पीरियड के लिए करना है? 4 से 5 महीने के लिए। कितनी देर तक करना है? एवरेज 4 आवर्स के लिए। अगर आप इतना टाइम इनपुट डेट डाल सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि आप ऑल द 4 पेपर्स एक ही बार में पास कर जाएं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किया है। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम स्पेंड करने का अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है वो भी अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी किट्स को यूज़ करना है। तो IIBF की बुक्स के अंदर जो नई प्रिंट होके आई थी 23 के अंदर, उन बुक्स के अंदर ऐसी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इवन नई बुक के अंदर अपडेटेड नहीं थे। उन्होंने पुरानी बुक के चैप्टर्स को उठाया और उसमें डाल दिया, और कई चैप्टर्स में आपको ये इनकंसिस्टेंसी मिलेगी। यानी आपने जब भी बुक को यूज़ करना है तो टेक केयर ऑफ दैट टाइम पार्ट। लेकिन वीडियो लेसन्स के अंदर नॉर्मली ये आपको अपडेटेड वर्जन्स मिल जाएंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस करते हैं, वो मिस करते हैं कि वो स्टडी करते हैं, चाहे वो वीडियो लेसन से करते हों, चाहे वो IIBF बुक्स के करते हों, चाहे वो कहीं से कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स परचेज कर लेते हों, तो वो हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर नहीं करते। सो अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हो तो उसके 3 मेन एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज ये है कि जब आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हो तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है, तो जिससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की वो बेटर बनती है। और सेकेंडली, आप उन कॉन्सेप्ट्स को
ज़्यादा समय तक याद रख सकते हो। सो जो आपकी रिटेंशन है आपकी मेमोरी में, वो ज़्यादा समय तक टिकते हैं। और फिर रिवीजन के समय के ऊपर और पेपर में जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आप उनको बड़ी आसानी से रिकॉल कर लेते हो। तो ये 3 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप इनको प्रिपेयर नहीं करते, आप वीडियो लेसन देखते हैं और जब भी रिवीजन करना होता है तो आप फिर वीडियो को देख लेते हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी, you prepare your handwritten notes whenever you are watching the videos. नेक्स्ट पार्ट है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना ही केवल काफ़ी नहीं है। कंसेप्ट में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि जब आप पेपर दे रहे हो तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। तो कई स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं और उनके पीछे केवल एक ही रीज़न होता है। वो रीज़न होता है कि उन्होंने क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं किया। तो इसके लिए उनको कोई क्वेश्चन बैंक अरेंज करना पड़ेगा। एंड देन नंबर 6, तो रिवीजन। तो रिवीजन कभी भी हमने वीडियो लेसन से या बुक्स से नहीं करना, रिवीजन हमने करना इन हैंड रिटन नोट्स से। फिर देखना आप कैसे क्विकली सभी चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो बस आपको यहाँ पे एफर्ट करना है। जब आप बेसिकली वीडियो लेसन्स को वॉच कर रहे हैं या टेक्स्ट बुक को आप रीड कर रहे हैं तो आप उस समय स्टडी नोट्स अपने हाथ से बनाएं। और लास्ट पार्ट, एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले, यानी जो रिवीजन करने के लिए आपको 3-4 दिन या 6 डेज़ का 7 डेज़ का टाइम मिलता है, तो उस पीरियड में आपने पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिनको हम MCQs कहते हैं, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस, वो आपने ज़रूर करने हैं क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आ जाते हैं। तो वो हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है इसके अंदर। और पेपर के अंदर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमने किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हमने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, चाहे क्वेश्चन हमें आता हो चाहे क्वेश्चन हमें ना आता हो। अब वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनके पास एनफ टाइम नहीं है फॉर सम रीज़न, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास पूरा टाइम अवेलेबल नहीं जितना मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, तो आप इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग इन ऑल द 4 पेपर्स, क्योंकि आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलने वाली हैं, तो उसमें आप 2-2 पेपर करके अपीयर करें या 1-1 पेपर करके अपीयर करें, लेकिन जिस पेपर में भी आप अपीयर हों उसकी अच्छी प्रिपरेशन करें और एक ही बार में उस पेपर को पास करें, बार बार उसकी प्रिपरेशन आपको ना करनी पड़े। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड एफर्ट यू कैन स्पेंड, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी इस बेसिस के ऊपर फाइनलाइज कर सकते हो। हर एक स्टूडेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो उसके अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक अलग हो सकती है। तो अब लास्ट पार्ट, इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ से आपको नंबर 1 चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। एग्ज़ाम के जस्ट पास में जा कर के 7 to 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे और ये सब अवेलेबल होंगे हमारी ऐप के अंदर। तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके स्टोर सेक्शन में जाके आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आप अकॉर्डिंगली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आई होप कि इस डिस्कशन से आपके माइंड में जो जो कन्फ्यूजन्स थे वो रिमूव हो चुके होंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल चुकी होगी कि आपने जेईबी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए प्रोसीड कैसे करना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगा तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि लाइक बटन को ज़रूर पुश करें और साथ में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें कि सेशन आपको कैसा लगा और क्यों लगा।
इससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारण इसको वॉच नहीं करते, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगा उन कमेंट्स को देख करके कि वो भी इस सेशन को देखेंगे और इसका बेनिफिट लेंगे। सो ऑलरेडी हमारी लाइव क्लासेस डिफरेंट पेपर्स के लिए हम शुरू कर चुके हैं। सो उनका लाइव क्लास का बेनिफिट लीजिए। जो फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर वो फ्री क्लासेस हैं, आप उनका बेनिफिट ज़रूर लें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वो भी बेल आइकन के साथ, सो दैट आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस का मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वंस अगेन।